इस सभागार में उपस्थित सभी भाइयों और मातृशक्ति बहनों, यकीनन बधाई के वो पात्र हैं, मुबारकबाद के मुस्तहक हैं वो सभी हजरात, वो सभी लोग जिन्होंने इस कार्यक्रम को मुनक्किद किया। मैं किन लफ्जों से आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। बहुत दिनों से एक इच्छा मन में थी कि 2002 से लेके 2013 तक गुजरात में जो कुछ भी हो रहा था उसकी जितनी भी धुंध थी, उसकी भी जितनी भी मान्यताएं थी, जितने भी आरोप प्रत्यारोप थे, उन्हें किस तरह से आवाम तक पहुंचाई जाए। इन जवान बच्चों ने एक प्रयास बहुत अच्छा किया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और जो आज की तारीख में नौजवान बच्चों को जो चीजें पसंद हैं और इंटेलेक्चुअल फोरम के तहत जितने भी लोग उन बातों को पसंद करते हैं, उस माध्यम के जरिए वो उन बातों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जो आज की तारीख में काफी साफ सुथरी हो चुकी है। नरेंद्र मोदी जी के साथ मुझे गांधीनगर में मिलने का सौभाग्य मिला है। उनके निवास पर जाने का सौभाग्य भी मुझे मिला। ये पहला मौका था जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास रूबरू ये पहली मुलाकात थी। मेरे साथ मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन भी था। उसमें बहुत सारे दारुल उलूम और मुख्तलिफ जगहों के जो गणमान्य लोग थे वो भी साथ में थे। मन में एक भय था कि भाई नरेंद्र मोदी जी से मिलने हम जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो, किस तरह से उनसे मुलाकात होगी, वो हमसे क्या कहेंगे, हम उनसे क्या कहेंगे। पूरी शंकाओं के साथ हम उनके बंगले पहुंचे। अंदर के हॉल पे हम बैठे। बड़े ही अच्छे वातावरण में हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया। कुछ देर बाद नरेंद्र मोदी जी आए। हम लोग खड़े होने लगे तो उन्होंने बड़े ही सरल स्वभाव से ये बात कही कि कृपया आप मुझे शर्मिंदा न करें, आप अपनी जगह विराजमान रहें। ये वो आदर सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी से हमको पहला देखने को मिला। मुस्लिम समाज के संबंध में उन्होंने बहुत सारी चर्चाएं की, बहुत सारी बातें आई। उस बातों में कुछ उल्लेखनीय बातें उन्होंने गुजरात के संदर्भ में भी हमसे पूछी। तो गुजरात के कुछ हमारे साथी लोगों ने वहां के बारे में उनसे बहुत लंबी चर्चा की। उसमें गुजरात के विकास में मुस्लिम समाज की क्या भूमिका है और आज के विकास के दौर पर मुस्लिम समाज को क्या उसका फायदा मिल रहा है, उनकी तरक्की, फलाह और बहबूदी किस तरह से हो रही है, उस पर काफी चर्चा हुई। दूसरा सौभाग्य मेरा छत्तीसगढ़ में हुआ। हमारे छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव था
उसके समापन समारोह में श्री नरेंद्र मोदी जी तशरीफ लाए थे। उस समापन समारोह में मैं भी था, मैं नीचे बैठा हुआ था। तो उन्होंने अपने किसी गार्ड को कहा कि जो नीचे बैठे हुए हैं शर्फी जी, आप उनको ऊपर स्टेज पे लेकर आइए। उनकी जेट सिक्योरिटी होती है तो ज्यादातर लोगों को उनके करीब नहीं जाने दिया जाता। मैं ऊपर पहुंचा और उन्होंने अपने बाजू मुझे बिठाया। ये दूसरा मेरा सौभाग्य था कि नरेंद्र मोदी जी ने मुझे ये सम्मान वहां पर दिया था। तीसरी बार अभी वो फिर आए छत्तीसगढ़ में, राजनांदगांव में भी उनसे एक बार और मिलने का मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ। भाई और बहनों, जब हम नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं तो मेरे जहन में प्रमुख रूप से 3 बातें आती हैं। एक, गुजरात में हुए दंगे। दूसरा, वाइब्रेंट गुजरात। और तीसरा, एक ऐसा शख्सियत चेहरे नजर के सामने उभरता है कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में अगर किसी व्यक्ति की सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो वो श्री नरेंद्र मोदी है। अगर वो दिल्ली आए, किसी सभागृह में उनका संबोधन है तो वो चर्चा का विषय रहता है। किसी भी सभा को संबोधित करें, चर्चा का विषय आवश्यक रूप से वो जरूर बनता है। उनका एक गुण जो मुझे बहुत पसंद है और मैं समझता हूं आप सभी उसे पसंद करेंगे, कि आलोचनाओं से विचलित हुए बिना अपने ध्येय पथ पर आगे बढ़ते रहना, ये नरेंद्र मोदी जी की खासियत है। 2002 से लेकर आज 2013 तक आप कल्पना कीजिए, आप सोचिए कि मीडिया की तरफ से कटु अभिलेख, सीबीआई की दादागिरी, 24 घंटे कोर्ट कचहरी में आना जाना, विरोधियों के अनगल प्रचार। मित्रों, ऐसी बात को सहने के लिए बड़ी ताकत की और बड़े की जरूरत पड़ेगी। ये आसान काम नहीं है। इतने विरोध के बाद बिना कुछ कहे वो सिर्फ एक नजर पे ध्यान रखते हैं कि 6 करोड़ गुजरातियों का सपना ये नरेंद्र मोदी का सपना है और इस पूरे सपने को साकार करना ही नरेंद्र मोदी का मुख्य काम है। और वो इस बात को लेकर वो हमेशा बढ़ते रहे। नरेंद्र जी के मामले में जो विरोधी लोग आरोप लगाते रहे, जिसमें 3-4 चीजें बड़ी प्रमुख रही। एक था गोधरा, दूसरा नरोदा पाटिया, तीसरा वेस्ट देवरी और चौथा गुलबर्गा सोसाइटी को भी चल रहा है।
इस देश की जनता जो है न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास करते हुए इस बात को भली भांति जानती है कि न्यायालय ने जो जजमेंट दे दिया, जो न्याय दे दिया, और इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जो न्याय दे दिया वो अंतिम न्यायालय, वो अंतिम न्याय है। गोधरा से लेकर आज तक एक भी आरोप कि नरेंद्र मोदी जी की संलिप्तता कहीं पर रही है, यह सिद्ध हो नहीं सका। कुछ लोग उनके ऐसे विरोधी रहे कि समय असमय इन बातों को वो हमेशा उठाकर मोदी जी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहे, मगर उन्होंने कभी इसकी चिंता नहीं की। आप में से बहुत से भाइयों ने एक YouTube में एक दिग्विजय सिंह जी का और नरेंद्र मोदी जी का एक क्लिप देखा होगा। वो इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव का वो मैसेज था, मेरे ख्याल से बहुतों ने देखा होगा। उसमें श्रीमान दिग्विजय सिंह जी ने मोदी जी से एक सवाल किया था कि आपने मुसलमानों को कितनी टिकटें दी। माननीय मोदी जी ने ये बात का जवाब देते हुए कहा कि भाई मेरे गुजरात में आज की तारीख में बहुत सारे मुस्लिम कारपोरेटर हैं जो बीजेपी की टिकट पर जीत कर आए हैं और उनकी संख्या 197 के ऊपर है। दिग्विजय ने फिर उनसे सवाल किया, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मुझे ये पूछ रहा हूं कि आपने मुसलमानों को विधानसभा की कितने टिकटें दी। मोदी जी ने फिर कहा कि भाई मेरे राज्य में 4 मुस्लिम विधायक आज भी मेरे साथ काम करते हैं, विधानसभा में बैठकर मेरे साथ काम करते हैं। श्रीमान प्रभु चावला थे, उन्होंने कहा वो कांग्रेस के थे। मोदी जी ने जो जवाब दिया आप उसे सुने। उन्होंने कहा ठीक है वो कांग्रेस के थे मगर मेरे राज्य के हैं भाई, वो गुजरात के हैं और गुजरात में मेरे साथ बैठकर काम करते हैं। इसके बाद दिग्विजय सिंह जी ने एक सवाल और कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं होगा कि लोग यहाँ कटते रहे मरते रहे और मोदी जी आपने तो कुछ किया नहीं, ये नहीं किया। उस वक्त दिग्विजय सिंह जी की एक बहुत बड़ी पोल खुली, बहुत बड़ी पोल। मोदी जी ने कहा कि जिस वक्त गुजरात में ये स्थिति पैदा हुई, मैंने कांग्रेस के 3 राज्यों को फैक्स भेजा, तीनों को मैंने खत लिखा, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। उस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्गी राजा थे। मोदी जी ने कहा कि मित्रों मैंने तीनों राज्य को फैक्स किया, मैंने तीनों राज्य को चिट्ठी लिखी और उनसे ये निवेदन किया कि मेरे राज्य में इस वक्त पुलिस की संख्या कम है और मुझे पुलिस की बड़ी आवश्यकता है, आप तुरंत मुझे पुलिस की सहायता मुहैया कराएं। भाइयों बहनों, जानकर आपको भी बहुत दुख होगा कि इन तीनों राज्यों से किसी ने भी मोदी जी की सहायता नहीं की। आप देखें, यह है कांग्रेस की नीति कि आरोप लगाने के पहले वो सोचते नहीं कि उनका क्या आचरण है। बहुत सी बातें इसमें आती हैं। आपने शाहिद सिद्दीकी साहब का नाम सुना होगा। वो नई दुनिया का जो एक उर्दू अखबार है उसके एडिटर भी हैं। उन्होंने प्रयास किया और मोदी जी से इंटरव्यू का समय लिया। मोदी जी ने उन्हें टाइम दिया
टाइम लेने के बाद मोदी जी ने उन सभी चीज़ों को, पूरे उन ज्वलंत सवालों का उसमें जवाब दिया है। मैं आपसे ये आग्रह जरूर करूंगा, आप उस इंटरव्यू को जरूर पढ़िए। जब आप इन तमाम चीज़ों का अवलोकन करेंगे तो आपको मोदी जी के उस कैरेक्टर के बारे में जानकारी मिलेगी कि एक सर्वधर्म समभाव का जो एक चरित्र होना चाहिए वो उस व्यक्ति के अंदर में कूट कूट कर भरा हुआ है। मोदी जी ने कभी इस बात की चर्चा नहीं की कि यह हिंदू है या ये मुसलमान है। उन्होंने 6 करोड़ गुजरातियों की चर्चा करी। यह बात कहते रहे कि भाई 6 करोड़ जो गुजराती हैं उनका विकास करके ही मैं देश की सेवा करना चाहता हूं। जितनी भी योजनाएं मोदी जी ने वहां गुजरात में बनाई, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि किसी जाति, धर्म, पंथ, समाज या मजहब के ताल्लुक से कोई योजना बनी हो। समस्त गुजराती लोग जो गुजरात में रहे, उनकी चिंता करके सम्माननीय मोदी जी ने उन सभी योजनाओं को क्रियान्वित किया है। भाइयों बहनों, अभी सद्भावना का अनशन भी गुजरात में हुआ था। मुझे वहां जाने का भी सौभाग्य मिला था, मैं गया था। बड़े आदर के साथ सम्माननीय मोदी जी ने स्टेज पर मुझे मेरी से मुलाकात की थी। मैंने उनसे मुलाकात किया था। बड़े आदर भाव से उन्होंने नमस्कार के साथ, वो एक फ़ोटो है, मैं आपको चाहेंगे तो मैं दिखा दूंगा। ऐसा जब सम्मान हमको मिला तो बात दिमाग में ये आने लगती है कि लोग बाग जो एक आरोप फैलाते हैं नरेंद्र मोदी जी के लिए, उसमें सत्यता कहाँ तक है। जब पूरी तरह से हर चीज़ की गहराई में जब हम पहुँचते हैं तो भाई और बहनों, मेरी नज़र में नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे नेता के रूप में उभर के आते हैं जिसने अपनी क्षमता से इस देश की जनता को ये बताया है कि विकास को ऊंचाई में पहुंचाने का तरीका क्या है। दूसरे राज्य हैं वो इस मामले में पिछड़ जाते हैं, तो नतीजा उसका ये होता है कि वो अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए कुछ न कुछ बहाने ऐसे ढूंढते रहते हैं, कुछ न कुछ रास्ते ऐसे निकालते हैं कि किसी न किसी तरह से कोई ना कोई आरोप नरेंद्र मोदी जी पर लगाकर उस बात को ठंडा करने का वो प्रयास करते हैं। गुजरात में जहां तक मुस्लिम समाज का ताल्लुक है, विधानसभा के दिसंबर वाले चुनाव में 19 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र कहलाते हैं। उनमें से 12 विधानसभा क्षेत्रों में जो मुस्लिम प्रधान क्षेत्र हैं, वहां पर बीजेपी की टिकट से बीजेपी के नॉन मोमेडन प्रत्याशी जीतकर गुजरात पे आए। अब बताएं आप कि वहां का मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के काम से जितना ज्यादा आज की तारीख में आकर्षित है, क्या उस गुजरात में, जिस गुजरात में 2002 से लेके 2013 तक एक कर्फ्यू भी नहीं लगा, और आज की तारीख में 2002 से लेके 2013 तक जो कुछ भी गुजरात में हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ, अगर किसी के लिए हो रहा है तो वो सिर्फ जनता की भलाई के लिए हो रहा है। आज मोदी जी
की शख्सियत पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में जो उभर कर आई है, उसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। सद्भावना में श्रीमती सुषमा स्वराज जी का एक भाषण हो रहा था, उसका एक क्लिप मुझे ध्यान में आ रहा है, मैं सोचता हूं आपको बोलता चलूं। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में एनआईसी की एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में पीडीपी की अध्यक्षा मुफ्ती महबूबा ने अपने एक भाषण में इस बात का जिक्र किया है कि उनके जानने वाला एक व्यक्ति जो मुसलमान था, उसने गुजरात में एक उद्योग डालने के लिए प्रयास करना चाहा और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से एक समय मांगा कि मैं इस गुजरात में एक उद्योग डालना चाहता हूं। उसे समय मिला और वो जब नरेंद्र मोदी के दफ्तर पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि उद्योग से संबंधित सभी अधिकारी उनके कक्ष में मौजूद हैं और आधे घंटे के चर्चा के बाद उन्हें अनुमति दी गई और आज वो उद्योग वहां पर फल फूल रहा है। ये बात उस विरोधी महिला ने कही है, ये कोई बीजेपी के लोग नहीं कह रहे, पीडीपी की अध्यक्षता ने ये बात कही और उसने ये बात भी कही कि गुजरात में जो नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, सद्भावना की या सद्भाव की इससे बड़ी कोई मिसाल मिल नहीं सकती। जिंदाबाद। माननीय नरेंद्र मोदी की जो सोच है, उनकी जो एक विचारधारा है, जो उनके संबोधनों से मैंने समझा है, उनका ये कहना है कि हमें जो पुरातन संस्कृति जो हमें विरासत में मिली है, हम उस संस्कृति के विरासत के धरोहर हैं। इस संस्कृति ने पूरी दुनिया को त्याग, बलिदान, तपस्या और तत्व ज्ञान की शिक्षा पूरी दुनिया को दी है। लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर हमारे आपस के जो मत हैं वो भिन्न हो सकते हैं, मगर अगर इस देश को अगर आगे ले जाना है, इस देश को ऊंचाई के उस शिखर में ले जाना है जिस शिखर के बाद में कोई चीज बाकी नहीं रहती, तो उसके लिए ये बात जरूरी है कि हमारी मत भिन्नता लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा में हो सकती है, मगर अगर इस देश को हमको अगर आगे ले जाना है तो विधानसभा के बाहर, लोकसभा के बाहर, राज्यसभा के बाहर ये पूरा हिंदुस्तान एक होना चाहिए। और अगर जिस दिन ये हम सब मिलकर कर लेंगे, इस देश को ऊंचाइयों में ले जाने से कोई रोक नहीं सकता। भाइयों और बहनों, इतने शानदार संस्कार देने वाला एक व्यक्ति जिसने हर क्षेत्र में अपने को प्रूफ किया है। बहुत सारी बातें आपस में होती रहीं, मगर भाइयों और बहनों, क्या हम सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को झुठला सकते हैं? क्या हम उच्च न्यायालय के आदेश को झुठला सकते हैं? तो हम न्यायालय के किसी आदेश को नहीं झुठला सकते। और इन सारी प्रक्रियाओं में, चाहे वो नानावती कमीशन हो, चाहे वो आपका एसआईटी हो, चाहे वो आपका और भी कोई कमीशन हो, किसी कमीशन ने भी 2002 के लिए सम्माननीय नरेंद्र मोदी को आरोपित नहीं किया। आरोप लगाने वालों को इन बातों पर चिंता करनी चाहिए। तथ्य और साक्ष्य और सार्थकता के आधार पर अगर हम सत्य की खोज करेंगे तो निश्चित ही हमको सही रास्ता दिखाई पड़ेगा। और किसी पर भी झूठे आरोप लगा देना बड़ा आसान होता है,
मगर उन सारे आरोपों को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने कर्मों से सफल करके सत्य के रास्ते पर चलकर दिखाया है। वाहिद एक शख्सियत जो हिंदुस्तान में मौजूद है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। अब ऐसे व्यक्ति को अगर आप प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे तो किसे बनाएंगे? तो मैं अपने कल्प की गहराइयों से इस कार्यक्रम के आयोजकों को, नौजवान बच्चों को अपनी ओर से बहुत बहुत मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस तरह के अच्छे और सच्चे कामों के लिए वो हमेशा अग्रसर रहें। और मेरा आपसे एक निवेदन और भी है, जब कभी भी आपको हम जैसे लोगों की, छोटे लोगों की जरूरत पड़े, हम ऐसे काम के लिए हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपको मैं निमंत्रण देता हूं इस तरह के कार्यक्रमों के लिए। आप छत्तीसगढ़ भी आए, सारी व्यवस्था वहाँ आपकी होगी, आप इस कार्य को फिर वहाँ भी करें। इसके लिए जो भी सहायता होगी छत्तीसगढ़ सरकार से आपको मिलेगी, इसका मैं आपको वादा करता हूँ। आपने मुझे यहाँ बुलाया, आपने इतना आदर सत्कार दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 2002 से लेकर आज 2013 तक आप कल्पना कीजिए, आप सोचिए कि मीडिया की तरफ से कटु अभिलेख, सीबीआई की दादागिरी, 24 घंटे कोर्ट कचहरी में आना जाना, विरोधियों के अनगल प्रचार। मित्रों, ऐसी बात को सहने के लिए बड़ी ताकत की और बड़े की जरूरत पड़ेगी। ये आसान काम नहीं है। इतने विरोध के बाद बिना कुछ कहे वो सिर्फ एक नजर पे ध्यान रखते हैं कि 6 करोड़ गुजरातियों का सपना ये नरेंद्र मोदी का सपना है और इस पूरे सपने को साकार करना ही नरेंद्र मोदी का मुख्य काम है। और वो इस बात को लेकर वो हमेशा बढ़ते रहे। नरेंद्र जी के मामले में जो विरोधी लोग आरोप लगाते रहे, जिसमें 3-4 चीजें बड़ी प्रमुख रही। एक था गोधरा, दूसरा नरोदा पाटिया, तीसरा वेस्ट देवरी और चौथा गुलबर्गा सोसाइटी को अभी चल रहा है। तो इस देश की जनता जो है न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास करते हुए इस बात को भली भांति जानती है कि न्यायालय ने जो जजमेंट दे दिया, जो न्याय दे दिया, और इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जो न्याय दे दिया वो अंतिम न्याय है। गोधरा से लेकर आज तक एक भी आरोप कि नरेंद्र मोदी जी की संलिप्तता कहीं पर रही है, यह सिद्ध हो नहीं सका। कुछ लोग उनके ऐसे विरोधी रहे कि समय असमय इन बातों को वो हमेशा उठाकर मोदी जी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहे, मगर उन्होंने कभी इसकी चिंता नहीं की। आप में से बहुत से भाइयों ने एक यूट्यूब में एक दिग्विजय सिंह जी का और नरेंद्र मोदी जी का एक क्लिप देखा होगा।
वो इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव का वो मैसेज था, मेरे ख्याल से बहुतों ने देखा होगा। उसमें श्रीमान दिग्विजय सिंह जी ने मोदी जी से एक सवाल किया था कि आपने मुसलमानों को कितनी टिकटें दी। माननीय मोदी जी ने ये बात का जवाब देते हुए कहा कि भाई मेरे गुजरात में आज की तारीख में बहुत सारे मुस्लिम कारपोरेटर हैं जो बीजेपी की टिकट पर जीत कर आए हैं, उनकी संख्या 197 के ऊपर है। दिग्विजय ने फिर उनसे सवाल किया, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मुझे ये पूछ रहा हूं कि आपने मुसलमानों को विधानसभा की कितने टिकटें दी। मोदी जी ने फिर कहा कि भाई मेरे राज्य में 4 मुस्लिम विधायक आज भी मेरे साथ काम करते हैं, विधानसभा में बैठकर मेरे साथ काम करते हैं। श्रीमान प्रभु चावला थे, उन्होंने कहा वो कांग्रेस के थे। मोदी जी ने जो जवाब दिया आप उसे सुने। उन्होंने कहा ठीक है वो कांग्रेस के थे मगर मेरे राज्य के हैं भाई, वो गुजरात के हैं और गुजरात में मेरे साथ बैठकर काम करते हैं। इसके बाद दिग्विजय सिंह जी ने एक सवाल और कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं होगा कि लोग यहां कटते रहे मरते रहे और मोदी जी आपने तो कुछ किया नहीं, ये नहीं किया। उस वक्त दिग्विजय सिंह जी की एक बहुत बड़ी पोल खुली, बहुत बड़ी पोल। मोदी जी ने कहा कि जिस वक्त गुजरात में ये स्थिति पैदा हुई, मैंने कांग्रेस के 3 राज्यों को फैक्स भेजा, तीनों को मैंने खत लिखा, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। उस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्गी राजा थे। मोदी जी ने कहा कि मित्रों मैंने तीनों राज्य को फैक्स किया, मैंने तीनों राज्य को चिट्ठी लिखी और उनसे ये निवेदन किया कि मेरे राज्य में इस वक्त पुलिस की संख्या कम है और मुझे पुलिस की बड़ी आवश्यकता है, आप तुरंत मुझे पुलिस की सहायता मुहैया कराएं। भाइयों और बहनों, जानकर आपको भी बहुत दुख होगा कि इन तीनों राज्यों से किसी ने भी मोदी जी की सहायता नहीं की। आप देखें, यह है कांग्रेस की नीति कि आरोप लगाने के पहले वो सोचते नहीं कि उनका क्या आचरण है। बहुत सी बातें इसमें आती हैं। आपने शाहिद सिद्दीकी साहब का नाम सुना होगा। वो नई दुनिया का जो एक उर्दू अखबार है उसके एडिटर भी हैं। उन्होंने प्रयास किया और मोदी जी से इंटरव्यू का समय लिया। मोदी जी ने उन्हें टाइम दिया। टाइम लेने के बाद मोदी जी ने उन सभी चीज़ों को, पूरे उन ज्वलंत सवालों का उसमें जवाब दिया है। मैं आपसे यह आग्रह जरूर करूंगा, आप उस इंटरव्यू को जरूर पढ़िए। जब आप इन तमाम चीज़ों का अवलोकन करेंगे तो आपको मोदी जी के उस कैरेक्टर के बारे में जानकारी मिलेगी कि एक सर्वधर्म समभाव का जो एक चरित्र होना चाहिए वो उस व्यक्ति के अंदर में कूट कूट कर भरा हुआ। मोदी जी ने कभी इस बात की चर्चा नहीं की कि यह हिंदू है या यह मुसलमान है। उन्होंने 6 करोड़ गुजरातियों की चर्चा करी। यह बात कहते रहे कि भाई 6 करोड़ जो गुजराती हैं उनका विकास करके ही मैं देश की सेवा करना चाहता हूं। जितनी भी योजनाएं मोदी जी ने वहां गुजरात में बनाई, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि किसी जाति, धर्म, पंथ, समाज या मजहब के ताल्लुक से कोई योजना बनी हो। समस्त गुजराती लोग
जो गुजरात में रहे उनकी चिंता करके सम्माननीय मोदी जी ने उन सभी योजनाओं को क्रियान्वित किया है। भाइयों बहनों, अभी सद्भावना का अनशन भी गुजरात में हुआ था। मुझे वहाँ जाने का भी सौभाग्य मिला था, मैं गया था। बड़े आदर के साथ सम्माननीय मोदी जी ने स्टेज पर मुझे मेरे से मुलाकात की थी, मैंने उनसे मुलाकात किया था। बड़े आदर भाव से उन्होंने नमस्कार के साथ, वो एक फ़ोटो है, मैं आपको चाहेंगे तो मैं दिखा दूंगा। ऐसा जब सम्मान हमको मिला तो बात दिमाग में ये आने लगती है कि लोग बाग जो एक आरोप फैलाते हैं नरेंद्र मोदी जी के लिए, उसमें सत्यता कहाँ तक है। जब पूरी तरह से हर चीज़ की गहराई में जब हम पहुँचते हैं तो भाई और बहनों, मेरी नज़र में नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे नेता के रूप में उभर के आते हैं जिसने अपनी क्षमता से इस देश की जनता को ये बताया है कि विकास को ऊंचाई में पहुंचाने का तरीका क्या है। दूसरे राज्य हैं वो इस मामले में पिछड़ जाते हैं, तो नतीजा उसका ये होता है कि वो अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए कुछ न कुछ बहाने ऐसे ढूंढते रहते हैं, कुछ न कुछ रास्ते ऐसे निकालते हैं कि किसी न किसी तरह से कोई ना कोई आरोप नरेंद्र मोदी जी पर लगाकर उस बात को ठंडा करने का वो प्रयास करते हैं। गुजरात में जहां तक मुस्लिम समाज का ताल्लुक है, विधानसभा के दिसंबर वाले चुनाव में 19 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र कहलाते हैं। उनमें से 12 विधानसभा क्षेत्रों में जो मुस्लिम प्रधान क्षेत्र हैं, वहां पर बीजेपी के टिकट से बीजेपी के नॉन मोहम्मदन प्रत्याशी जीतकर गुजरात पे आए। अब बताएं आप कि वहां का मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के काम से जितना ज्यादा आज की तारीख में आकर्षित है, क्या उस गुजरात में, जिस गुजरात में 2002 से लेके 2013 तक एक कर्फ्यू भी नहीं लगा, और आज की तारीख में 2002 से लेके 2013 तक जो कुछ भी गुजरात में हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अगर किसी के लिए हो रहा है तो वो सिर्फ जनता की भलाई के लिए हो रहा है। आज मोदी जी की शख्सियत पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में जो उभर कर आई है, उसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। सद्भावना में श्रीमती सुषमा स्वराज जी का एक भाषण हो रहा था, उसका एक क्लिप मुझे ध्यान में आ रहा है, मैं सोचता हूं आपको बोलता चलूं। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में एनआईसी की एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में पीडीपी की अध्यक्षा मुफ्ती महबूबा ने अपने एक भाषण में इस बात का जिक्र किया है कि उनके जानने वाला एक व्यक्ति जो मुसलमान था, उसने गुजरात में एक उद्योग डालने के लिए प्रयास करना चाहा और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से एक समय मांगा कि मैं इस गुजरात में एक उद्योग डालना चाहता हूं। उसे समय मिला और वो जब नरेंद्र मोदी के दफ्तर पहुंचे
तो वहाँ उन्होंने देखा कि उद्योग से संबंधित सभी अधिकारी उनके कक्ष में मौजूद हैं और आधे घंटे के चर्चा के बाद उन्हें अनुमति दी गई और आज वो उद्योग वहाँ पर फल फूल रहा है। ये बात उस विरोधी महिला ने कही है, ये कोई बीजेपी के लोग नहीं कह रहे। पीडीपी की अध्यक्षता ने ये बात कही और उसने ये बात भी कही कि गुजरात में जो नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, सद्भावना की या सद्भाव की इससे बड़ी कोई मिसाल मिल नहीं सकती। जिंदाबाद। माननीय नरेंद्र मोदी की जो सोच है, उनकी जो एक विचारधारा है, जो उनके संबोधनों से मैंने समझा है, उनका ये कहना है कि हमें जो पुरातन संस्कृति जो हमें विरासत में मिली है, हम उस संस्कृति के विरासत के धरोहर हैं। इस संस्कृति ने पूरी दुनिया को त्याग, बलिदान, तपस्या और तत्व ज्ञान की शिक्षा पूरी दुनिया को दी है। लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर हमारे आपस के जो मत हैं वो भिन्न हो सकते हैं, मगर अगर इस देश को अगर आगे ले जाना है, इस देश को ऊंचाई के उस शिखर में ले जाना है जिस शिखर के बाद में कोई चीज़ बाकी नहीं रहती, तो उसके लिए ये बात जरूरी है कि हमारी मत भिन्नता लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा में हो सकती है, मगर अगर इस देश को हमको अगर आगे ले जाना है तो विधानसभा के बाहर, लोकसभा के बाहर, राज्यसभा के बाहर ये पूरा हिंदुस्तान एक होना चाहिए। और अगर जिस दिन ये हम सब मिलकर कर लेंगे, इस देश को ऊंचाइयों में ले जाने से कोई रोक नहीं सकता। भाइयों और बहनों, इतने शानदार संस्कार देने वाला एक व्यक्ति जिसने हर क्षेत्र में अपने को प्रूफ किया है। बहुत सारी बातें आपस में होती रहीं, मगर भाइयों और बहनों, क्या हम सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को झुठला सकते हैं? क्या हम उच्च न्यायालय के आदेश को झुठला सकते हैं? तो हम न्यायालय के किसी आदेश को नहीं झुठला सकते। और इन सारी प्रक्रियाओं में, चाहे वो नानावती कमीशन हो, चाहे वो आपका SIT हो, चाहे वो आपका और भी कोई कमीशन हो, किसी कमीशन ने भी 2002 के लिए सम्माननीय नरेंद्र मोदी को आरोपित नहीं किया। आरोप लगाने वालों को इन बातों पर चिंता करनी चाहिए। तथ्य और साक्ष्य और सार्थकता के आधार पर अगर हम सत्य की खोज करेंगे तो निश्चित ही हमको सही रास्ता दिखाई पड़ेगा। और किसी पर भी झूठे आरोप लगा देना बड़ा आसान होता है, मगर उन सारे आरोपों को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने कर्मों से सफल करके सत्य के रास्ते पर चलकर दिखाया है। वाहिद एक शख्सियत जो हिंदुस्तान में मौजूद है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। अब ऐसे व्यक्ति को अगर आप प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे तो किसे बनाएंगे? तो मैं अपने कल्प की गहराइयों से इस कार्यक्रम के आयोजकों को, नौजवान बच्चों को अपनी ओर से बहुत बहुत मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस तरह के अच्छे और सच्चे कामों के लिए वो हमेशा अग्रसर रहें। और मेरा आपसे एक निवेदन और भी है, जब कभी भी आपको हम जैसे लोगों की, छोटे लोगों की जरूरत पड़े, हम ऐसे काम के लिए हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपको मैं निमंत्रण देता हूं इस तरह के कार्यक्रमों के लिए। आप छत्तीसगढ़ भी आए, सारी व्यवस्था वहाँ आपकी होगी। आप इस कार्य को फिर वहाँ भी करें, उसके लिए जो भी सहायता होगी
छत्तीसगढ़ सरकार से आपको मिलेगी, इसका मैं आपको वादा करता हूं। आपने मुझे यहाँ बुलाया, आपने इतना आदर सत्कार दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।